अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात करें, आज कोयटा से योब जाते हुए जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक, उनके काफिले पर खुदकुश हमला हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वो इस खुदकुश हमले में महफूज रहे। कुछ कैजुअल्टी जरूर हुई हैं, लेकिन इस वाक़े से इस बात का अंदाजा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान को कितने फ्रंट्स पर चैलेंजेस दरपेश हैं। सिक्योरिटी एक है, दूसरा जो पाकिस्तान की मईशत है, अपने प्रोग्रामों में हम डिस्कस करते रहते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से जो तमाम जो चैलेंजेस हैं ये मजीद जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। और हर हफ्ते जब हम प्रोग्राम करते हैं, जब डिस्कस करते हैं, तो शायद लगता है कि ये जो क्राइसिस आज हम फेस कर रहे हैं, शायद हमने बॉटम को टच कर लिया है। लेकिन जब हर हफ्ते जब हम प्रोग्राम फिर करते हैं तो अंदाजा होता है कि हालात शायद मजीद अभी खराब होते जा रहे हैं। तो शहबाज, अगर आप इस वाक़े को भी देखें और अदरवाइज ये जो पूरा हफ्ता है, जो ओवरऑल पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, वो इमरान खान की गिरफ्तारी, उसके बाद जिस तरीके से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, और फिर जो हुकूमत और जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जो अब सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से जो क्रैक डाउन है अगेंस्ट पीटीआई, उससे लग नहीं रहा कि जो सेनेट ही कहीं प्रिवेल करेगी। चीजें जो हैं, लगता यह है कि मजीद खराब हो रही हैं। कामरान, ये जो आज सिराजुल हक साहब के ऊपर हमला हुआ है, खुशकिस्मती से वो महफूज रहे हैं और अभी तक कोई कंफर्म मेरे ख्याल कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं है। जो जमात इस्लामी की तर्जुमान है, उनकी जो इनिशियल उनकी जो स्टेटमेंट आई थी, कुछ 7 अफराज जो है वो जख्मी हुए हैं और कुछ 5 का फिगर आ रहा है। मतलब डेवलपिंग स्टोरी है। इब्तिदाई इत्तलात ये है, मेन चीज ये है कि जो खुदकुश हमलावर का जो हदफ था, शायद वो सिराजुल हक को टारगेट करना चाहते, तो उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब हुआ, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। और बाकी भी ओवरऑल इससे जो एक चीज सामने आई है वो ये कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सारा इस वक्त फोकस है 9 मई के बाद, वो जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्राइसिस है जो इतना डीपन हो चुका है कि शायद दहाइयों में इतनी सूरत हाल खराब हुई है। जिस तरीके से अब आर्म फोर्सेज एक्टिव हुई हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव हुई हैं, हुकूमत अब एक्टिव होगी, तो सारा फोकस चला गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जो पॉलिटिकल मैटर्स है उनके ऊपर। इकोनॉमी, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री वो बैक बर्नर के ऊपर चलेगी। और जब इस किस्म के हालात होते हैं तो जो दुश्मन कुव्वतें होती हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह की एक उन्होंने आज कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। तो मेरा ख्याल ये एक वार्निंग है हुकूमत के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि ठीक है, जो एक सूरत हाल चल रही है इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो 9 मई के वाकयात है उसके बाद जो सूरत हाल जन्म ले रही है वो भी अपनी जगह पे, लेकिन जो सिक्योरिटी है उससे आप नजर नहीं हटा सकते। ये आज सिराजुल हक साहब के ऊपर अटैक हुआ, कल खुदा ना खास्ता किसी और पॉलिटिकल बड़ी पर्सनैलिटी के ऊपर हो सकता है, तो हुकूमत को इसको सीरियस लेना चाहिए। अब जो कल में ये तमाम जो इश्यूज हैं, आई थिंक दे आर इंटरलिंक्ड। इसमें आज मतलब जैसे कहा कि पूरा हफ्ता एक बहुत, आप उसे कह सकते हैं कि एक इवेंटफुल या टुमल्चुअस एक वीक था, और उसमें 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई कि 9 मई के जो वाकयात हुए, फौजी तनसीबात को जो निशाना बनाया गया, बज़ाहिर जो पीटीआई के अरकान हैं, दो के इमरान खान समझते हैं कि ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ, वो तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन उन वाकयात के बाद इसी हफ्ते के आगाज में कोर कमांडर्स का गैर मामूली इजलास हुआ, खसूसी इजलास हुआ। और यूजुअली इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आती नहीं है कोर कमांडर्स की, जब कॉन्फ्रेंस होती है, एक जो 90 तोले अल्फाज होते हैं उसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी का जायजा लिए। लेकिन इस दफा बहुत लंबी स्टेटमेंट हुई और जारी की गई, और उसमें जो फोकस था कि एक तो इस तरह के किसी भी जो हमले हैं फौजी तनसीबात के ऊपर, इन फ्यूचर उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जो सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो मनसूबा साज हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और फिर इस फैसले की तौसीक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसने की, और आज विफाकी काबीना ने जो उसका इजलास हुआ उसने भी बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दी है कि इन लोगों का पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। तो बावजूद इसके कि इवन पीडीएम के अंदर जैसे सेनेटर रजा रबानी हैं, उन्होंने एतराज किया था कि बेशक जो भी कुछ हुआ है, इन शरपसंदों ने फौजी तनसीबात पर हमला किया है, लेकिन इनके मुकदमात सिविलियन अदालतों में चलने चाहिए। कुछ और लोगों ने भी एतराज किया, लेकिन अब हुकूमत ने जब फेडरल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो इसका मतलब है कि इन लोगों के मुकदमात पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही चलेंगे। देखिए, जो 9 मई के वाकयात हुए थे उसको कोई भी उसकी हमायत नहीं कर सकता।
जिसका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कोई डिजाइन है या नहीं है। स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर, स्टेट सिंबल्स के ऊपर हमले नहीं किए जाते, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। हुकूमत के साथ किसी के लाख इख्तलाफात से ही उसका मतलब ये नहीं है कि आप रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो। हैविंग सेड दैट, किसी भी सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो ट्रायल है, मैं तो कम से कम उसको सपोर्ट नहीं करता। सिविलियंस के उसके राइट्स हैं, अगर किसी ने गुनाह किया, कुछ गलत काम किया, कोई जुर्म किया, तो उसको सजा दीजिए। जिस हद तक मैक्सिमम पनिशमेंट है जो सिविलियन लॉज के अंदर, आप उनको जरूर दीजिए। देखिए, इतनी पाकिस्तान के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है कि जो नैब का कानून है उसके तहत कोई जज या कोई जर्नैल जो है वो ट्रायल नहीं उसका हो सकता, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये हमारे सामने एक फैक्ट है ना। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, ये मुझे नहीं पता उसमें ये चीज एड्रेस हुई है या नहीं, बट जो ओरिजिनल कानून है उसके मुताबिक तो ये चीज नहीं है। मुझे अभी भी याद है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल का, NLC का 1.8 अरब रुपए का इरेगुलरिटीज का केस था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको रिमांड बैक किया टू द नैब कि इसके ऊपर आप लोग एक्शन लीजिए। 3 उसमें जो मिलिट्री के लोग थे वो उसमें मेरे ख्याल रिटायर्ड हो चुके थे। वो एक शायद लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल का था, या मेजर जनरल के लेवल के थे ऑफिसर, मुझे अब याद नहीं उसकी डिटेल्स, उनके रैंक्स क्या थे। उनको आर्मी ने कॉल बैक किया, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनाई और पहना के उनको उन्होंने सिविलियन लॉ के तहत उसको ट्रायल उसका नहीं होने दिया। तो अगर ये चीज सिविलियन मिलिट्री वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर सिविलियन को सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। आई होप कि आई थिंक इसमें एक डिबेटेबल इशू है ना। असल में जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट्स भी होती रही, और जो हवाला दिया जा रहा है कि किस बुनियाद पर, यूजुअली जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसमें तो मेजॉरिटी जो प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड करती हैं कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग जो कोई भी क्राइम कमिट करते हैं तो उनका ज़ाहिर कोर्ट मार्शल होता है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। लेकिन इसी कानून के अंदर, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर, एक प्रोविजन ऐसी भी रखी गई है जो खुद ज़ाहिर है कि उसकी अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी दी है, जिसमें ये प्रोविजन रखी गई है कि किन हालात में जरूरी नहीं है कि सिविलियन या जो रिटायर्ड कोई फौजी अफसरान है उनका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है, इनफैक्ट सिविलियंस का भी हो सकता है। और वो जो प्रोविजन है कि किन केसेस में सिविलियंस का हो सकता है, तो मेरे ख्याल में मैं पढ़ देता हूं कि किस केस में हो सकता है कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि पर्सन्स नॉट अदरवाइज सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु आर अक्यूज्ड ऑफ seducing or attempting to seduce any person subject to this act from his duty or allegiance to government, or having committed in relation to any work of defense, arsenal, naval, military or air force establishment or station, ship or aircraft, or otherwise in relation to naval, military or air force affairs of Pakistan, an offense under the Official Secret Act 1923। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और दोनों पाकिस्तान आर्मी एक्ट भी इसके अंदर वो उसकी क्लॉज का जो ट्रायल है क्लॉज उसी की है। अब इसके अंदर ये वो कहते हैं कि फौजी तनसीबात के ऊपर, मसलन लाहौर कोर कमांडर की रेजिडेंस के ऊपर हमला करना, इसी तरह से GHQ का जो आउटर गेट है उसको तोड़ के अंदर दाखिल होना, फिर जो मुख्तलिफ शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको जलाना, तो इस एक्ट के तहत बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो उसमें एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात जो हैं वो चल सकते हैं। अब जाहिर है कि ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, इसमें कोर्ट्स में भी ये मामला जाएगा। आई होप कि जो भी एक लॉ है वो अपना प्रिवेल करेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, एट द कॉस्ट ऑफ द रेपुटेशन, हम इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते जो अटैक्स हुए हैं, और ना ही कभी सियासत के अंदर इस चीज की इजाजत देनी चाहिए कि आप सियासी मकासद के लिए आप वायलेंस को जो है वो आप इनकरेज करें, उसको प्रमोट करें। जिस तरह कराची में होता रहा है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कराची आप बंद कर देते थे, वो हम पंजाब में, इस्लामाबाद में, KP में अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एक प्रॉब्लम ही आ रहा है, एक चीज, एक जो कंसर्न है ना जो आर्मी एक्ट का क्यों कहा जा रहा है, मतलब एक व्यू ये भी है विद इन द गवर्नमेंट भी कि कुछ लोगों का ख्याल है लीगल टीम का कि अगर इनका आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो इन पर जो दहशतगर्दी की दफात हैं वो लगाई जा सकती हैं। लेकिन जो कंसर्न है इस वक्त विद इन द एस्टैब्लिशमेंट वो ये भी है कि शायद उनको लगता है कि इस वक्त जो अदालतें हैं वो थोड़ा लीनियंट हैं टूवर्ड्स इमरान खान और तहरीक इंसाफ, क्योंकि ऊपर तले जो भी मुकदमात बने उसमें ठीक है एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन माजी में इस तरह की फैसिलिटेशन
इतना क्विक रिस्पांस अदालतों की तरफ से जब आज की जो जमातें जब अपोजिशन में थी तो उनको नहीं मिलता था। तो एक कंसर्न ये है कि अगर इनके मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको जो आला अदालतें हैं वो स्ट्राइक डाउन कर देंगी। वो एक पूरा प्रोसेस चलेगा ना, कोर्ट में जाएगा, बाकी उसका पूरा नीचे से वो हायरार्की जो है जुडिशरी की, उसे ऊपर तक वो चीज जाएगी। नहीं, ये थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत भी जब कोर्ट मार्शल होता है तो प्रोसेस उसके अंदर भी वही होता है कि गालिबन एक स्पेशल कोर्ट होती है, स्पेशल आर्मी देखें, एक लेफ्टिनेंट जिस तरह ट्रायल कोर्ट होती है ना, इसका होता है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल का पहले जज होता है, वो ट्रायल कोर्ट होती है, फिर उससे ऊपर रैंक का होता है, और फिर आखिरी जो अपील की जो अथॉरिटी होती है वो आर्मी चीफ के पास होती है। जिस तरह से 3 टीयर्स है ना, जिस तरह ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किसी का जो कोर्ट मार्शल होता है तो वो भी डिफरेंट टीयर से होकर आपको जाना पड़ता है। इसके अंदर एक जो सिर्फ कैच है वो यही है कि इनके फैसलों को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत में चैलेंज कर सकते हैं, और माजी में हुआ भी है कि अगर कोई प्रोसीजरल वायलेशन हुई हो इन केसेस को फाइल करते हुए, तो हो सकता है कि जिनके खिलाफ ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं तो वो ये मामला लेकर के जा सकते हैं कि डिसाइड। पर एक दूसरा जो इशू है, अब जो भी पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं कि ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दैट इज आल्सो फीडिंग द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। हम IMF के प्रोग्राम के ऊपर प्रोसीडिंग दोस्तों की तरफ से जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो समझे जाते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के करीब है, उनकी तरफ से अब कंसर्न्स एक्सप्रेस होना शुरू हो गए हैं। आपने इसके ऊपर कोई खबर भी की, तो अगर ब्रीफली हम उसको डिस्कस कर लें कि इन मेजर जो प्लेयर्स हैं इनके कंसर्न्स क्या, और क्या पाकिस्तान उनके कंसर्न्स को सुन रहा है और एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। देखें, पाकिस्तान के मुझे जो पता चला है कि जो अरब हमारे दोस्त ममालिक हैं, माजी में भी उनका हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी बेयकीनी की सूरत हाल रही तो उनका किरदार रहा है। सऊदी अरब, UAE और इवन चीन का तरीकाकार कुछ और है, वो बड़ा केयरफुली बिहाइंड द सीन चीजें चलते हैं। तो जो मेरी मालूमात हैं कि चीन, सऊदी अरब और UAE ये परेशान है पाकिस्तान में जो ग्रोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इवन चीन के वज़ीर ख़ारजा ने तो बाकायदा तौर पर जब पाकिस्तान का विजिट किया तो पब्लिकली उन्होंने इस कंसर्न का इजहार किया और ये कहा और जोर दिया कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है कि बेहतर है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर इत्तेफाक राय पैदा और इस मामला से निकला जाए। फिर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले ही जो UAE के प्रेसिडेंट हैं उनकी कॉल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मौसूल हुई, और उसमें जो UAE की तरफ से स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया कि पाकिस्तान में यूनिटी के हवाले से, डायरेक्ट तो नहीं कहा, यूनिटी का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इतनी तकसीम है, इन मामलात को शायद हल होना चाहिए। एक व्यू उसके अंदर ये भी है कि शायद UAE के प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया वो एक कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात को पॉलिटिकल, उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर भी पाकिस्तान के दौरे पर थे उसको भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात, ये मैसेजेस पाकिस्तान को जरूर तरीके से डिस्क्रीटली, इनडायरेक्टली भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन इन तीनों ममालिक जो हैं वो डायरेक्टली, जिस तरह कहते हैं कि एक मीडिएट करवाना, डायरेक्टली अभी तक इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और उसकी एक जो बहुत बड़ी वजह है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इन्वायरमेंट है वो इतना टॉक्सिक है, इतनी ज्यादा डिवीजन है कि अगर शायद इन्वॉल्व होंगे तो हमारे यहाँ आपको पता है कि फौरन से हो सकता है कि एक जमात कहे कि देखें जी ये पाकिस्तान के दोस्त जो ममालिक हैं ये हमारे हक में बोल पड़े हैं, या दूसरी साइड कहे कि देखें जी ये हमारे हक में बोल पड़े हैं। तो वो जो हमारे दोस्त ममालिक, उनको कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन बराह रास्त अभी वो कतरा रहे हैं, वो रिलक्टेंट हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत करें। लेकिन ये फैक्ट है कि वो परेशान जरूर हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉस्ट क्या है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मईशत को और खास करके जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ पर कैसे मनफी असर पड़ रहा है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पहले ही मुश्किलात से दो चार है, और उसके जो मनफी असरात हैं अब खुलकर जो सामने आना शुरू हो गए हैं। जो लेटेस्ट आदाद शुमार आए हैं, जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें मैसिवली आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ग्रोथ होने के बजाय हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो शहबाज, क्या इसका डायरेक्ट जो लिंक है विद द करंट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ये जो वाकयात हैं जाहिर है कि ये ओवरनाइट तो नहीं हुए, ये एक बिल्डअप हो रहा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका अब जो सीरियस इंपैक्ट है वो पाकिस्तान की मईशत पर खुलकर सामने आना शुरू? देखिए, ये जो नंबर्स हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, जो पाकिस्तान की बड़ी सनतें हैं,
इनके आउटपुट या इनकी ग्रोथ के जो फिगर ये मार्च तक के हैं। ये लेटेस्ट नंबर अप्रैल तक के नहीं है, क्योंकि ये जो अनलाइक द अदर इंडिकेटर्स, ये जो एलएसएम की ग्रोथ का फिगर है ये पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स कोई 2 महीने के वक्फे से 1.5 महीने के वक्फे से वो जारी करते हैं। ठीक है। तो एक तो वो इसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ये वाली जो फेज है उसका इसके ऊपर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। ये फिगर्स रिपोर्टेड हैं कि जी 25% जो है उसकी ग्रोथ बजाय होने के उस पर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, वो आपकी आउटपुट कम हुई है, उनकी पैदावार जो है ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। और इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। जो पाकिस्तान की कोशिश है कि वो किसी तरीके से दिवालिया होने से बचा रहे, और उस कोशिश में उसने जो हुकूमत है उसने इंपोर्ट्स को रोका, और इंपोर्ट्स को रोकने की वजह से रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हुई, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई तो फैक्ट्रियां बंद हुई तो बेरोजगारी हुई। फिर अच्छा वो जब चीजें महंगी होना शुरू हुई, उसमें सैलाब का भी एक फैक्टर था, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। अब शरह सूद में इजाफा हुआ तो सनतों के लिए कर्जा लेना इंतहाई मुश्किल हो गया। 21% जो तो रेट स्टेट बैंक का है, तो बैंक से 2-3% ऊपर ही देते, 24% के ऊपर एवरेज के ऊपर कौन कर्जा लेगा और कौन काम करेगा। फिर एक्सचेंज रुपए की जो डिवैल्यूएशन हुई, तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिसने मिला के अपना रोल प्ले किया, और उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने की वजह उसमें कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये सिचुएशन है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है कि अगर तो आप दिवालिया होने से खोलते हैं, दिवालिया होने से बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप कुएं में गिरेंगे, और अगर आप मतलब उसको करते हैं, कदगन लगाते हैं, अपने आप को बचाना है हमने, तो फिर आप खाई में गिरेंगे। मतलब ऑप्शंस जो हैं वो बड़ा एक मतलब वी आर वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप, मतलब है ना। देखिए इसका हल यही है ना कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम करें और प्रोग्राम करके इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करें। लेकिन जब मसला यह है कि हुकूमत अब इलेक्शन में भी जाना है, अगर आइन को माना जाता है और अगर हुकूमत फॉलो करने की कोशिश करती है तो अक्टूबर में तो फिर यानी कि इलेक्शन होने हैं। अगर 11-12 अगस्त तक असेंबलीज अपनी जो टर्म है पूरी करती है, तो फिर क्या मनफी ग्रोथ रेट से हुकूमत इलेक्शन में जाना पसंद करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि इस माली साल के जो खत्म हो रहा है उसके जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स हैं नाज़रीन, वो जुमेरात को उसकी मंजूरी देनी थी नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने। तो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग थी वो मुलतवी कर दी गई, क्योंकि जो इब्तदाई तखमीने से जो कोई नंबर आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से मस्बत ग्रोथ इस माली साल में नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब ये देखा जा रहा है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी तरीके से जो मनफी ग्रोथ आ रही है बिल्कुल उसको कुछ स्लाइटली पॉजिटिव हो जाए। तो एक तजवीज ये दी गई, और शायद ये तजवीज देने वालों को पता नहीं था, कि जो सेंसस का डाटा है वहां से कुछ इंफॉर्मेशन ली जाए, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं बाकी सारी चीजों की उसको कुछ तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कुछ नंबर्स को बेहतर किया जाए। तो कुछ अटेम्प्ट्स हुई हैं ग्रोथ का नंबर ज्यादा दिखाने की। फिलहाल क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं बनती हम कुछ कह नहीं सकते। नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो इसको चेयर करते हैं सेक्रेटरी प्लानिंग, और यही जो नंबर एनएसई ग्रोथ का प्रूव करती है वो फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में वो प्रिंट होता है और जिसको बाकायदा लॉन्च किया जाता है बजट के एक दिन पहले, जो कि 8 जून की डेट होगी इकोनॉमिक सर्वे के लॉन्च करने की। तो अब अटेम्प्ट ये हो रही है या कुछ ऐसे दोबारा कागजों को चले, अगर हम इसको बहुत ही पॉजिटिव भी देख लें तो कागजों को दोबारा देखा जा रहा है कि कहीं कागजों में किसी को ग्रोथ निकल आए। अब टेंटेटिवली मंडे को हुकूमत ने ये कामरान मीटिंग रखी। अब इसके साथ कामरान एक और भी इशू है, वो इशू ये है कि बजट आ गया है। अब जब बजट आ रहा है तो जो इंडस्ट्री के हालात हैं उसके बाद फिर अब वो एक आपको पता ना कि एक दौड़ शुरू हो जाती है सब्सिडीज के लिए, रिलीफ के लिए। तो जुमेरात को जो इसाक डार साहब हैं वजीर खजाना, उन्होंने पहले बाकायदा तौर पर मीटिंग्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ करने की कोशिश की। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कामरान एक और भी सामने आया, वो एक्सपोर्टर्स चूंकि बड़े वो इन्फ्लुएंशियल है, तो वो अब उनकी जो बिजली की सब्सिडी आईएमएफ प्रोग्राम के तहत हमने बंद कर दी है हुकूमत ने फरवरी से। तो जब सब्सिडी बंद की तो बजट आया तो वो फिर पहुंचे, कल वो मिले वजीर खजाना साहब से, उनको तजवीज है कि हमें जिस कीमत पे बिजली पैदा होती है उस कीमत पे हमें दे दे, हम ज्यादा रेट नहीं देंगे। तो वो एक वजारत खजाना ने नाजरीन एक स्टडी की है। अब एस्टिमेट्स हैं, गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये वजारत खजाना के एस्टिमेट्स हैं। उसके मुताबिक पिछले 3 साल में जो रुपए की कदर में कमी हुई है उसकी वजह से जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के ओवरऑल उनको 1500 अरब रुपए का फायदा हुआ है। क्योंकि एक्सपोर्टर जब कोई चीज एक्सपोर्ट करता है तो उसकी जो अर्निंग होती है वो डॉलर में होती है, उसकी जो अर्निंग डॉलर में होती है वो उसको रुपए में मिलती है पाकिस्तान में जो भी रेट होता है। तो पिछले 3 साल में जो अच्छी खासी रुपए की डिवैल्यूएशन है, बल्कि आप जुलाई 2018 से देख लें तो कोई 133% रुपए की कदर में कमी हुई है। लेकिन सिर्फ जो 3-3.5 साल का नंबर इन्होंने इस्तेमाल किया है
अपने स्टैट्स में, एस्टिमेट्स में, उसके मुताबिक उस डिवैल्यूएशन की वजह से 1500 अरब रुपए की इजाफी आमदन हुई है एक्सपोर्टर्स को सिर्फ 3 से 3.5 साल में। और कामरान हुकूमत का भी ये ख्याल है इतनी बड़ी इनको आमदन होगी, इनको इतना विंडफॉल गेन हो गया है, बोनंजा इनको एक मिल गया है, तो अब शायद इनको बिजली की सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक्सपोर्टर्स तो बड़ा नहीं, मेरे ख्याल में है तो बड़ा ये लॉजिकल बात कि अगर आपको इतना ज्यादा आपकी आमदन में रुपए इजाफा हुआ है, तो अगर बिजली की कीमत में अगर इंक्रीज भी हुआ है तो फिर आपको वो बर्दाश्त करना चाहिए। दो के जो बाकी इनपुट कॉस्ट है उसमें जरूर इजाफा हुआ होगा, लेकिन अगर इतना बड़ा, अगर हुकूमत के जो आदाद-ओ-शुमार है वो दुरुस्त हैं, फिर तो ये जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इसको उनको ये फिर जो बिजली की कीमतों में इजाफा है और जो सब्सिडी है उसका मुतालबा नहीं करना चाहिए। खैर, इस पर क्या व्यू है इंडस्ट्री का, ब्रेक के बाद हमें इरफान इकबाल शेख साहब जो प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे पूछेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन हुई है और दूसरा जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वफ्द का जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात हुई, उस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ FPCCI के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। तो शेख साहब, सबसे पहले तो आपकी ये जो मुलाकात हुई है डार साहब से, क्या सेंस मिली है आपको डार साहब से मुलाकात में? आपको लगता है कि कोई हुकूमत के पास ऐसा प्लान है कि जो मुल्क का मौजूदा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे हम बाहर निकल पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में एक बहुत गंभीर किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस है और उसमें बुरे तरीके से गवर्नमेंट फंसी हुई है, गवर्नमेंट प्रेशर पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो आगे नजर आ रहा है कि इसमें IMF के साथ मेरे ख्याल में जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डील हो जाएगी, और मतलब पिछले भी 4 माह पहले भी ऐसे उम्मीद थी कि हो जाएगी, और आगे भी हमारी ये कि शायद हमारा उनके साथ हो जाए, पर मुझे होता हुआ नजर नहीं आ। अच्छा, हेलो जी इरफान साहब, हम आपको सुन सकते हैं, आप बोलिएगा, आप बात जारी रखिए। जी, उसके बाद देखिए, लार्ज जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपको पता ही है कि जितने भी लार्ज स्केल, जितने भी हमारे बिजनेस यूनिट सारे हैं, वो सारे के सारे इस वक्त अपना डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा ये है कि ये फाइलर और नॉन फाइलर वाला इसको खत्म करना चाहिए। जो फाइलर है वही कर सकता है, जो फाइलर नहीं है, तो जो नॉन फाइलर है उसको कोई फाइलर होगा तो हम आपको करेंगे। देखिए, आपने अगर अपनी बेस को ब्रॉडन ना किया और आपने अपने इस देशों को बेहतर ना किया, GDP टू उसको बेहतर ना किया आपने टैक्स को, तो आपका यही हालात रहेंगे। हम 9-10 से नीचे हैं, हम कम अज कम जो हमें जो ना इस पूरे रीजन में 12-13% पे है, मिनिमम 12% पे है, 13% पे। तो हमने उसको टारगेट को, मिनिमम को तो कम अज कम हम अपना हासिल करें। तो इसलिए जब तक अपनी बेस को हम ब्रॉडन नहीं करेंगे, हम अपने सिंपलिसिटी और अपना सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, अच्छा, तब तक लोग इसमें नहीं आएंगे। और तीसरी बात जो हमने उनसे बात की, इरफान साहब, आप बेसिकली ये तजवीज दे रहे हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न का गोशवारा जमा नहीं करवाता वो पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर सकता। तो इस वक्त 76 लाख अफराद NTN होल्डर्स हैं और सिर्फ 36 लाख अफराद अपने गोशवारे जमा करते हैं, और जो बाकी 40 लाख लोग हैं उनसे, या जो बाकी से हटके भी हैं, उनसे FBR आपसे दुगना विद होल्डिंग टैक्स जमा कर रहा है, तो क्योंकि उसका रेट ज्यादा है। तो FBR के पास इंसेंटिव तो ये है ना कि वो तो जो नैरो बेस है, नॉन फाइलर है, उससे तो उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो ये पॉलिसी तो गलत है। ये देखिए मेरी बात सुने, मुअज़्ज़म मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में ये तरीका तो ये हमने विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया, हमने और बना लिए, 2% की जगह 4 कर दिया, टैक्स को हमने उनके लिए 8 कर दिया। असल मसला है कि ये हल नहीं है। हमें इन एनी केस अपने एसेसिस बढ़ाने पड़ेंगे, इन एनी केस हमें उनको बेस को ब्रॉडन करना पड़ेगा अगर हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। अगर हम एडॉक बेसिस पे चलते रहे तो 74 साल से तो हमने देख लिया कि कुछ नहीं हुआ, ना हम अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, ना हमारा टारगेट पूरा होता है। हर साल आप किसी भी होते हैं कि किस तरह से टारगेट पूरा किए थे, तो विदहोल्डिंग टैक्स ले लें, किसी को एडवांस टैक्स लगा दें, तो ये कोई तरीका नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि चीजें आगे चलें।
लेकिन शेख साहब, जो हुकूमतें हैं माजी में कोशिश करती रही हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, जो खास करके रिटेल सेक्टर है उसको टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन हर दफा जाहिर है कि गवर्नमेंट फिर ब्लैकमेल हो जाती है, वो हड़तालें और इस तरह की बातें करते हैं। तो आपके ख्याल में अगर गवर्नमेंट, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, अगले बजट में कोई इस तरह के मेजर्स लेती है, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे कि गवर्नमेंट को तमाम जो लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए और ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, सख्त मेजर्स लेने चाहिए? देखिए ये फाइलर और नॉन फाइलर का हर साल इस तरह से हम करते रहे कि नॉन फाइलर को ये है, ये फाइलर है, हमें इससे निकलना है। जो मर्जी देखिए इस साल तो मुश्किल है, वाशी प्रॉब्लम है। हम हमारे पास जितना भी टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, एफपीआर इकट्ठा कर रहे हैं, वो 95% विदड्रॉलिंग से इकट्ठा कर रहा है। आपको पता है इस चीज का? जी, वो 70% उसके इनकम टैक्स का तकरीबन वो 70% आ रहा है। बट शेख साहब, आपकी बात ठीक है, प्रिंसिपली मेरा भी ये व्यू है कि नॉन फाइलर्स का बेस पे है वो कारोबार कैसे कर रहा है, लेकिन यहां पे तो अब इस तरह की इतलात आ रही है जो कि एक कमीशन हुकूमत ने बनाया था, उसकी रिकमेंडेशन भी और एफबीआर की भी ख्वाहिश है, वजीर खजाना की भी ये ख्वाहिश है, और ये बात वो कह भी चुके हैं जब ये फरवरी वाला मिनी बजट आया था। हुकूमत जो कैश विड्रॉल्स हैं बैंकों से, जब आप कैश लेते हैं या बैंक आप मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन होती हैं इंटर बैंक या कुछ चेक्स वगैरह, उसके ऊपर वो अब टैक्स लगाने जा रही है विद होल्डिंग नॉन फाइलर्स के लिए। तो ये हमारा नॉन फाइलर के ऊपर उन्होंने लगाया है इसके ऊपर, लेकिन मेरी जो बात हुई उससे क्या नाम है वज़ीर ख़ज़ाना साहब से, तो उन्होंने तो ये कहा कि हम इस पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे और हम सारा इसी को करें, हम आपको रिलीफ देंगे, इसमें हम कोई चीज नया टैक्स नहीं लगाने लगे। ये तो उन्होंने हमसे ये कहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमने तो उनसे कहा था कि इंटरेस्ट रेट है इसको फौरी तौर पर इस बजट में थोड़ा सा कम करें। वो कहते हैं कि हम उसको कम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे इंफ्लेशन रेट ज्यादा है। पर मेरी उनसे यही बात थी, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा जरूरत पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, पर सबने अपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए। अब आप देखिए 21% साइबर के ऊपर और 3% ऊपर बैंक देता है 19%, 23-24% पे कोई कारोबार जो ना प्रिंसिपल नहीं रहता। तो हमें इसको ठीक करना है कि जो मर्जी हो इसके लिए दूसरे भैया तैयार करने चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। अच्छा इरफान साहब, हमारे पास टाइम की कमी है, आपसे आखिरी सवाल है। आपका कल जो मीटिंग हुई है, इजलास हुआ आपका वजीर खजाना साहब के साथ, उसके बाद आपका क्या इंप्रेशन है? हुकूमत कैसा बजट देने जा रही है? क्या ये एक सियासी बजट होगा या हुकूमत कोशिश करेगी कि फिस्कल डिसिप्लिन भी रखे और कुछ रिलीफ भी दे सके? आपका इंप्रेशन क्या था कल की मीटिंग के बाद? देखिए कल की मीटिंग के बाद तो हमें इंप्रेशन ये मिला है कि गवर्नमेंट जो है कोई बहुत ज्यादा सख्त किस्म का बजट नहीं लेके आए, और वो कहते हैं कि जब थोड़ा सा पीरियड पर रखेंगे चीजों को, क्योंकि जो हालात इस वक्त है, जो बिजनेस के हालात है, उसका भी पता है कि बिजनेस तरह से ग्रो नहीं करना है, करना तो एक्टिविटीज में कमी आई है, वो टैक्स उस तरह से नहीं मिलेगा। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी और तरीके से हम इसको करें। उन्होंने एक और जो डराया था जो पूरा करेंगे, वो विद होल्डिंग टैक्स वाला ये चीजें नॉन फाइलर वाला ये चीजें बढ़ा के वहां से पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया इरफान शेख। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें एक एक्सपोर्टर ज्वाइन करेंगे, एप्टमा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी भी एप्टमा का जो डेलीगेशन है मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर से हुई है, उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। और वर्किंग कैपिटल, और हमने ये इनिशिएट किया था कि 20% पे एटलीस्ट पाकिस्तान ग्रो करेगा, एक्सपोर्ट क्रिएट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क में इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं रही, जिसकी वजह से $500 मिलियन पर मंथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की डिक्लाइन है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद $2.5 बिलियन वी हैव लॉस्ट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स। और इसके अलावा $2 बिलियन का हमने अपॉर्चुनिटी लॉस किया है। $2 बिलियन की हमें उम्मीद थी कि हम इसको मिनिमम, तो ऑल टुगेदर हम $4.5 बिलियन का लॉस कर। कल जो हमारी मीटिंग थी दिस वाज फॉर, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो एनर्जी कॉस्ट थी। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, आपके इल्म में है कि बड़ी स्टीप एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट हुई है इन ए पर्टिकुलर विंडो, और इस वक्त हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो 70% बढ़ गई है।
मैं सबसे पहले एनर्जी के ऊपर आऊंगा। एनर्जी में जो हमारा मुतालबा है, हमें किसी किस्म की सब्सिडी की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एनर्जी ऑन ट्रू कॉस्ट चाहिए, ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। तो जब मैं ये ट्रू कॉस्ट ऑन सस्टेनेबल बेसिस की बात करता हूं तो ये एक मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज टैरिफ दिया जा रहा है, बल्कि आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि जो क्रॉस सब्सिडी है दैट पार्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ये हिस्सा है कि क्रॉस सब्सिडी दे रही है। तो अब हमने उनको पूरी वर्किंग करके दिया कि फ्यूल कॉस्ट ले लें, आप TND लॉसेस ले लें, और जो एक बड़ा थंब रूल है हमारी टैरिफ डिटर्मिनेशन का, वो रिकवरी फ्रॉम द सेक्टर है। रिकवरी 100% है, पॉइंट टू पॉइंट सप्लाई है फ्लोर की यूनिट्स के। अच्छा मुख्तार साहब, मसला ये है ना कि वो फीडर टू फीडर रेट डिफरेंट नहीं हो सकते। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या ओवरऑल पाकिस्तान में तो एवरेज जो कंज्यूमर टैरिफ है तमाम का एक जैसा ही है। वो तो हमारे एफिशिएंसी के सिस्टम के ऊपर निजाम ही नहीं कर रहा, पूरा निजाम ओवरऑल करना पड़ेगा। लेकिन कल जब आप लोगों की मीटिंग हुई वजारत खजाना में, तो उसके लिए जो कुछ वहां पे हुकूमत का अपने जो इंटरनल कुछ वजारत खजाना के एस्टिमेट्स हैं, उसके मुताबिक पिछले कुछ 3-3.5 साल में 1500 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ है तमाम एक्सपोर्टर्स को ओवरऑल, सिर्फ रुपए की कदर में कमी होने से इस सारे अरसा के दौरान। तो डू यू एग्री कि ये जो 1500 अरब रुपए का आप लोगों को ओवरऑल फायदा हुआ है, और इतना बड़ा फायदा है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं या रुपए की कदर में कुछ कमी हुई है, तो उसको ऑफसेट करने के बाद भी आप लोगों के मुनाफे बड़े हैं। आप लोगों की बैलेंस शीट्स क्या कहती हैं इस हवाले से? राणा साहब, ये टोटली मिसपरसेप्शन है, ऐसी कोई कल बात नहीं हुई, बल्कि मैं तो इस पे हैरानगी का इजहार करूंगा कि 1.5 ट्रिलियन अगर मैं 5 साल के आदादोशुमार देखूं तो हमने जो $75 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की हैं, ये 13.5% अजाफी मुनाफा बनता है। सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 4 to 5% है, एक्सेप्ट फ्यू आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस हैं, तो 3-4 कंपनियां हैं जिनका स्केल एंड साइज है और उनकी प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि उनके प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। बट इसके अलावा 4000 एंटिटीज हैं जो हमारी पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अंदर है, और ये टोटली मिसलीडिंग है। हमारी जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है डॉलर के साथ, जितने रॉ मटेरियल्स हैं वो डॉलर के साथ लिंक्ड है। हमें 4 साल एनर्जी टैरिफ जो है वो डॉलर के अंदर था, जितनी हमारी पैकेजिंग है, जितने भी डिफरेंट कॉस्ट के हेड्स हैं वो डायरेक्टली डॉलर के साथ लिंक्ड है। तो कॉइन की एक तरफ ना देखें, और अगर मैं एक मिनट के लिए मान भी लूं कि ये एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट से एक्सपोर्ट फर्टिलिटी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट गेन किया है, तो फिर तो पूरे पाकिस्तान को, तमाम एंटरप्रेन्योर्स को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ही करनी चाहिए थी, और इसमें बड़ा बूम आता और बेतहाशा एक्सपेंशन होती और ग्लोबली हमारा शेयर बढ़ जाता। ये कम है, वक्त हमारे पास कम है। मैं आखिर में आपसे ये जरूर सवाल करूंगा, देखें खुरम साहब वक्त क्योंकि कम है, मैं ये सवाल जरूर आपसे करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में 30 साल हो गए हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स हों, बाकी जो शोबे हों, सब्सिडी हमेशा वो डिमांड करते रहते हैं। वो क्या इकदाम होने चाहिए डू यू थिंक इन द लॉन्ग रन कि आप लोगों को हुकूमत पर रिलाय ना करना पड़े, सब्सिडी की जरूरत ना पड़े, इस तरह की चीजों की जरूरत ना पड़े, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो अपने पांव पर खुद खड़ा हो सके और बाकी दुनिया की तरह कंपेटिटिव हो? क्या कर सकते हैं हम इसमें? कामरान साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए ताकि मैं ये एनर्जी का नाजरीन को एक्सप्लेन कर सकूं अपना पर्सपेक्टिव। ये टोटली मिसपरसेप्शन है कि टेक्सटाइल सेक्टर को जरा अगर क्विकली करेंगे, वक्त हमारे पास कम है, क्विकली अगर कर दें तो बेहतर होगा। जी, इसमें मैं यही कह रहा हूं कि क्रॉस सब्सिडी हमारी टैरिफ डिटर्मिनेशन का एक हिस्सा है। टेक्सटाइल सेक्टर क्रॉस सब्सिडी ले नहीं रहा, क्रॉस सब्सिडी दूसरे सेक्टर्स को दे रहा है। अगर आपने किसानों को 6 रुपए किलोवाट देना है, अगर आपने AJK को 2 रुपए पर बिजली देनी है, अगर आपने फाटा को फ्री देनी है, अगर आपने बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को फ्री बिजली देनी है, तो हुकूमत अपने पास से करे। ये टॉप टू बॉटम पूरा जो सेक्टर है ये ओवरऑल होना है, और इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए ये सारी रिफॉर्म्स करने के लिए। हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो कैपेसिटी चार्जेस हैं और जो क्रॉस सब्सिडी है ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जो ट्रू कॉस्ट बनती है, आप हमारी कॉस्ट ऑफ सर्विस स्टडी करें, जो ट्रू कॉस्ट बनती है वो हमसे ले लें। अब क्योंकि ये रिफॉर्म नहीं की गई तो ये एड हॉक अरेंजमेंट किया जाता है और इसे सब्सिडी का नाम दिया जाता है।
मैं गैस की तरफ आऊंगा कि आप ये देखें कि वी आर फेडरेशन, एक सूबे को या 2 सूबों को $4 के ऊपर दी जा रही है, जबकि पंजाब को जो कि 70% है एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन, हमें पेनलाइज किया जा रहा है। $13 के अंदर हमें RLNG का टैरिफ चार्ज किया। साहब माजरत के साथ वक्त क्योंकि हमारा, मैं आपको दोबारा भी जरूर जहमत देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।